हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 22 अगस्त यानी कि 22 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आपको पता ही है, ये वर्कशीट नंबर 21 है और आज हम 2 वर्कशीट करने वाले हैं। 9th क्लास की वर्कशीट है और हम 2 वर्कशीट करने वाले हैं। पहली है इंग्लिश की एंड दूसरी है एसएसटी यानी कि सामाजिक ज्ञान की। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वर्कशीट शुरू करते हैं। Hello students, we learn to change the sentence of request written in direct speech to imported speech in a previous worksheet. Do you remember that a request is a polite way of asking someone to do something for you? अब बोला गया है बेटा, हम जो पढ़ रहे थे, हमने डायरेक्ट स्पीच पढ़ी थी, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी थी, उसी वर्कशीट के कंटिन्यूएशन में ये वर्कशीट है। कहा है, अब आपने देखा था कि किस तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच, पता है ना आपको, इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। हम पढ़ चुके हैं वो ऑलरेडी। अब याद कीजिए कि क्या बोला था, जब आपको पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करनी हो या अगर आपको किसी से पूछना हो तो आप क्या बोलेंगे। इफ़ समवन टेल्स अस डायरेक्टली टू डू समथिंग इट इज़ एन ऑर्डर। अगर कोई हमें बोलेगा डायरेक्टली कुछ करने के लिए तो वो ऑर्डर है। जैसे कि मैंने बोला वहाँ से पानी लेके आ जाओ, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये एक ऑर्डर है ना। मैंने डायरेक्टली बोला या मैंने बोला कि प्लीज़ डोंट डू दिस, यानी कि ये वाला काम मत करो, नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो ये भी एक तरीके का ऑर्डर है। जब कोई पर्सन डायरेक्टली बोलता है कुछ करने के लिए तो वो क्या है, वो एक ऑर्डर होता है। Read the words given below, circle those which you think are related to directly telling someone to do something. अब नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको बोला है कि आपको क्या करना है, आपको वो वर्ड्स चूज़ करने हैं जिसमें कि क्या एक तरीके से ऑर्डर है, मतलब जिसमें हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कुछ करने के लिए। और अभी हमने पढ़ा है डायरेक्टली बोलते हैं अगर हम कुछ करने के लिए तो वो क्या होता है, वो होता है ऑर्डर। तो चलिए रीड करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट है वॉर्न करना। वॉर्न करने का मतलब होता है किसी को सचेत करना। अगर मैंने बोला ये गर्म है, इसको हाथ मत लगाओ, तो ये क्या हो गया, इसमें भी मैं एक तरीके से ऑर्डर ही तो दे रही हूँ कि गर्म है हाथ मत लगाओ, कुछ काम करने के लिए मना कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने बोला कि पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, तो इस चीज़ में मैंने क्या किया, मैंने वॉर्न किया, तो मैंने क्या किया, एक तरीके से ऑर्डर दिया है, तो ये है। फिर होता है बेटा बेग करना किसी से। बेग करने का मतलब क्या होता है, बेग करने का मतलब है कि किसी को बहुत प्लीड करना, मतलब बेग करना एक तरीके से, जैसे बेगिंग होता है, भीख मांगना है, हम बेग को कहते हैं। तो बेग करने का मतलब है किसी से बात मनवाना, किसी से बोलना किसी चीज़ के लिए, रिक्वेस्ट करना एक तरीके से। तो बेग ऑर्डर तो नहीं हो सकता, उन्होंने प्लीज़ ये काम कर दो, तो ये ऑर्डर तो नहीं है, तो बेग नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ ऑर्डर, तो ऑर्डर तो होगा ही ना, मैंने कहा पानी का ग्लास लेके आ जाओ एक, तो ये क्या है, ये एक ऑर्डर हो गया। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑर्डर हो गया ना, तो ये है एक। देन फिर हमारे पास है कमांड। कमांड का मतलब होता है कमांड देना किसी को। कमांड देने का मतलब है मैंने तुम्हें कहा कि बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, तो मैंने कमांड दे दी, तो ये भी एक तरीके की कमांड है। तो ये भी क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी ऑर्डर कर रहे हैं। देन वी हैव अ रिक्वेस्ट। अभी हमने पढ़ा था अगर बेग नहीं हो सकता तो रिक्वेस्ट होगा, नहीं रिक्वेस्ट भी नहीं होगा। एंड आस्क यानी कि पूछना भी एक तरीके से ऑर्डर ही है। वहाँ से एक पानी का गिलास लेके आ जाओगे, आस्क ही तो है एक तरीके से, आस्क भी एक तरीके से ऑर्डर ही होता है। एंड लास्ट वाला है फॉरबिड करना, मतलब किसी को मना करना। यहाँ पे मत खेलो, ऑर्डर ही तो है, और एक तरीके से मैं मना कर रही हूँ सामने वाले पर्सन को। तो जो जो वर्ड्स मैंने सर्कल करे हैं ये सारे के सारे ऑर्डर हैं। हम इसमें डायरेक्टली बोल रहे हैं कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। आई विश आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाउ टू चेंज सेंटेंसेज ऑफ ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच। अब जो ऑर्डर वाले सेंटेंसेज हैं उनको हम रिपोर्टेड स्पीच में कैसे बदलते हैं। इट इज़ सिमिलर टू दैट व्हाट वी डिड वाइल चेंजिंग रिक्वेस्ट सेंटेंसेज टू रिपोर्टेड स्पीच। कुछ डिफरेंस नहीं है, जैसा हमने पढ़ा था पुराना वाला सेम वही चीज़ है। जिस तरीके से हमने रिक्वेस्ट सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया था उसी तरीके से हम ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को भी कन्वर्ट करेंगे। वी हैड फॉलोड, अभी हमने क्या फॉलो किया था, पहले आस्क लगाते थे ना, रोहन आस्क मोहन, याद कीजिए पिछली वर्कशीट में। फिर नाउन प्रोनाउन आता है, आपको पता है ही शी लगा देते हैं हम, प्रोनाउन लगा देते हैं, उसका नाम आ जाता है। और टू इनफाइनाइटिव मतलब जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती है जो चेंज नहीं होती, ठीक है। और आपको पता है वो हम प्रॉपर प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। तो while changing some sentences of order to reported speech, we just replace the word ask with tell. अगर ask बोला है तो हम क्या कर देंगे, tell कर देंगे, या फिर कोई भी इनसेकल यानी कि warn भी लिख सकते हैं, order भी लिख सकते हैं, command भी लिख सकते हैं, ask भी लिख सकते हैं, forward भी लिख सकते हैं, ठीक है।
सो वी विल फॉलो, क्या फॉलो करेंगे, टेल, वॉर्न, ऑर्डर, कमांड, फॉरबिड, नाउन, प्रोनाउन, टू इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स बोले हैं तो चलिए कुछ एग्जांपल देख ही लेते हैं। पहला है, द टीचर सेड लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। बोला कि भाई ऐसा है, डिक्शनरी में डिफ़िकल्ट वर्ड से मीनिंग देखो। तो आपको पता है द टीचर सेम रहेगा, द टीचर ही हो गया। टोल्ड अस, सेट बदल जाता है हमारा, सेट पे आ जाएगा टोल्ड। अब उसके बाद किसको बोला, बच्चों को ही बोला होगा, तो यहाँ पे प्रोनाउन आता है आपको पता है, तो अस। लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट, तो टू लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन डिक्शनरी। सब कुछ सेम लिखा हुआ है, कुछ बदला नहीं है, सिर्फ हमने क्या बदला, एक हमने ये सेट को बदला टोल्ड में, एंड उसके बाद हमने ये प्रोनाउन लगा दिया यहाँ पे अस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, द पुलिसमैन सेड टू द रॉबर डोंट मूव। पुलिसमैन ने बोला, ऑर्डर किया किसको, रॉबर को, बोला हिलने की ज़रूरत नहीं है। तो पुलिसमैन बिल्कुल सेम सही रहेगा, पुलिसमैन बिल्कुल ठीक है। अब सेट टू, अब पुलिसमैन ने क्या किया, एक तरीके से वार्निंग दी ना, तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया सेट टू को बदल के वॉर्न। अब द रॉबर सेम रहेगा, द रॉबर सेम ही है। डोंट मूव, तो डोंट मूव को लिखेंगे नॉट टू मूव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रैंड मदर सेड टू पवन कम होम बिफोर 7 PM। ग्रैंड मदर ने बोला पवन को 7 बजे से पहले भाई घर आ जाना। तो ग्रैंड मदर सेम रहेगा, ग्रैंड मदर का ग्रैंड मदर। सेट टू किस में बदल गया, ऊपर भी सेट टू टोल्ड में बदला था, मतलब सेट टू वॉर्न में बदला था, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बोला ना एक तरीके से, तो ग्रैंड मदर ने बोला, तो सेट टू बदल गया टोल्ड में। पवन सेम रहेगा। कम होम बिफोर 7 PM, तो टू लगा के सेम सेंटेंस लिख दिया, कम होम बिफोर 7 PM। आई सेड टू टॉमी सिट डाउन, सो अब मैंने टॉमी को बोला बैठ जाओ, तो वो क्या है, वो ऑर्डर है, तो यहाँ पे जो सेट टू है वो बदलेगा ऑर्डर्ड में, टॉमी सेम रहेगा। और सिट डाउन तो लिखना है, तो फिर हम इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लिखेंगे, टू लगाएंगे। नेक्स्ट है, फादर सेड डोंट फॉरगेट द लंच। तो फादर सेम रहेगा, सेट का मतलब क्या है, हमें पता है कि हमें चेंज करना होता है, तो पापा ने बोला, तो मैंने सेट की जगह क्या लगा दिया, टोल्ड। किसको बोला, ऑब्वियसली मुझे ही बोला होगा, प्रोनाउन तो लगाते ही है ना, तो मी इज़ प्रोनाउन हेयर। डोंट, आपको पता है डोंट को हम नॉट टू लिखते हैं। फॉरगेट द लंच, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं हुआ। आई होप आपको समझ में आए होंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने फॉर्मूला को दिमाग में रख के सॉल्व किया है। जहाँ पे भी ये सेड आया है, हर किसी में देखिए सेड या सेड टू आया है, मैंने उसको एज़ पर आर सेंटेंस यानी कि अपने सेंटेंस के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। पहले में सेट की जगह टोल्ड, फिर इसमें सेट की जगह वॉर्न, इसमें टोल्ड, इसमें ऑर्डर्ड, एंड लास्ट वाले में टोल्ड आया है। कुछ नहीं है, सिर्फ यही चेंज किया है, और फिर हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया है, बस। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन था ना, ये आपका होमवर्क था एक तरीके से, इसको आपने सॉल्व करना था, जो मैंने रेड कलर से कर दिया है। चलिए पढ़ते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। अब डॉक्टर ने बोला, तो डॉक्टर तो सेम रहेगा, सेट टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड, तो मैंने सेट टू की जगह टोल्ड लिखा है। द पेशेंट एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स, सेट टोल्ड द पेशेंट टू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स, सब कुछ सेम है, बस मैंने यहाँ पे क्या लगाया, टू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स। नेक्स्ट, द पुलिसमैन सेड टू द बॉयज़ गेट आउट ऑफ द कार। तो पुलिसमैन सेम रहेगा, यहाँ पे सेट टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ही तो किया है। तो पुलिसमैन ऑर्डर द बॉयज़ गेट आउट ऑफ द कार, तो टू लगाएंगे, टू गेट आउट ऑफ द कार, सब कुछ सेम है। नेक्स्ट, माई सिस्टर सेड टू द रॉबर आई विल कॉल द पुलिस। तो माई सिस्टर सेट टू किस में हो जाएगा, वॉर्न करना, मैंने बोला चोरों को कि ऐसा है, मैं पुलिस को बुला दूंगी, तो वॉर्न करना होता है। तो माई सिस्टर वॉर्न द रॉबर, सो आई की जगह प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, तो आई की जगह क्या लग जाएगा, आपने बोलना है मेरी बहन ने बोला कि वो बुला लेगी, और बहन लड़की है तो शी लगेगा। शी वुड कॉल द पुलिस, कि भाई वो पुलिस को बुला लेगी। नेक्स्ट, आई सेड टू माई लिटिल ब्रदर टर्न ऑफ द टैप। तो मैंने भाई को पूछा एक तरीके से कि यार टैप बंद कर दे, तो सेट टू की जगह क्या आ गया, आस्क आ गया माई लिटिल ब्रदर। अब आपको पता है कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे टू लगाएंगे, टू टर्न ऑफ द टैप। फिफ्थ, द इलेक्ट्रिशियन सेड टू मी, तो सेड टू डोंट टच द वायर, तो इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया, वायर मुझे वॉर्न किया नॉट टू टच द फायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये हो गए। याद रखिएगा, जब डोंट लिखा होता है तो मैं उसे नॉट टू कर देती हूँ, और उससे पहले टू आता है।
ठीक है, कुछ नहीं है, सेट टू को हमने बदला है, प्रोनाउन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट करते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट हमारे पास है सोशल साइंस की, और आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, हम एक ही वर्कशीट में सॉल्व कर रहे हैं। इंग्लिश तो कॉमन है, और उसके बाद अब हमारे पास दोनों वर्कशीट हैं। पहले हम करेंगे इंग्लिश में एंड उसके बाद हम कर लेंगे हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम टॉपिक जो हम पीछे से करते आ रहे हैं वही टॉपिक कंटिन्यू है, यहाँ पे भी वही हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में, हम पढ़ रहे थे लोकतंत्र के बारे में, हम लोग पढ़ रहे थे। सो एसएसटी की वर्कशीट 21 नंबर वर्कशीट है, और हम पढ़ने वाले हैं आज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का मीनिंग थोड़ा ब्रॉडर मीनिंग, यानी कि ब्रॉड का मतलब तो चौड़ा होता है वैसे, बट मतलब हम थोड़ा खुले मतलब डीप में पढ़ेंगे कि क्या होता है डेमोक्रेसी। In this chapter, we have tried to understand democracy by identifying the features and merits of it. हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, आपको याद होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके मेरिट्स क्या होते हैं, उसके डीमेरिट्स भी हम लोगों ने पढ़े थे। And arrived at a decision that rule of the representative elected by people is called democracy. अब आपको पता है कि कौन रूल करता है, रिप्रेजेंटेटिव रूल करता है। आपको पता है, हमने तो चूज़ कर लिया दिल्ली में, हमने कौन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो हमने क्या किया, हमने उनको सिलेक्ट कर लिया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उसके बाद वो रूल करते हैं जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। और ऐसी वाली गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। जिन कंट्रीज़ में ऐसी गवर्नमेंट होती है, even in those countries which we call democratic, all the people do not rule, but majority is allowed to take decisions on behalf of all the people. अब बोला है कि भाई इनफैक्ट सारी कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, जो खुद को डेमोक्रेटिक बुलाते हैं, तो जो लोग हैं वो रूल नहीं करते। जो जितने मेजॉरिटी जितने मैक्सिमम डिसीजंस हैं वो लोग लेते हैं, जिनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है वो लेते हैं उनके बिहाफ पे। द रूल ऑफ मेजॉरिटी इज़ ऑल्सो डन थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो रूल है मेजॉरिटी का कौन करता है, जो भी जिसको भी हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। बेटा यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है मुखिया। अब जैसे सिंपल सी बात लगा लो, मुखिया का मतलब क्या है कि भाई वही सारे डिसीजंस लेगा। आपने बोल दिया कि जो जैसा ये बोलेगा वैसा बिल्कुल सही है, आपने उसको बिल्कुल चूज़ किया है, आपने बोला है, ठीक है, इस तरीके से। वाई रूल बाय रिप्रेजेंटेटिव, बोले ऐसा क्यों है भाई रिप्रेजेंटेटिव रूल करेगा। अब आपको पता ही है बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, इतनी बड़ी कंट्री में अगर डिसीजन लेना हो तो कितना बड़ा वाला काम हो जाएगा भाई, कितना डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। इतने सारे लोग हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि सारे के सारे आके एक जगह पे बैठे और कुछ डिसाइड करें और एक कलेक्टिव डिसीजन ले लें। अब आप ही सोच लीजिए, आप 5 फ्रेंड बैठे हुए हैं, 5 तो बहुत कम गिनती होगी, कितने सारे लोग हैं। अब 10 लोग अगर बैठेंगे और हम कुछ डिसाइड कर रहे हैं तो सारे के सारे सेम डिसीजन लेते हैं क्या? इतने ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ आ जाती है, इतने डिफरेंसेस आते हैं हमारे डिसीजंस में। तो इस तरीके से इतनी बड़ी कंट्री चलाने के लिए सबके डिसीजंस कैसे मैच कर जाएंगे? Even if they could, the citizens neither have the time, the desire or the skill to take part in all the decision. अब चलो मान लो वो बैठ भी गए, लेकिन सारे के सारे स्किलफुल थोड़ी ना है और सब पे बस इतना टाइम थोड़ी ना है। अब भाई किसी को आपके पापा को ऑफिस जाना है वो ऑफिस जा रहे हैं, किसी को अपने काम पे जाना है वो काम पे जा रहे हैं। अब उनको बोले कि आ जाओ भाई देश चलाएंगे बैठ के, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल ना, ठीक है। तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं है, ना उनकी इच्छा है, ना इतनी उनके पास स्किल है कि वो अब डिसीजंस में पार्ट ले सके। इस वजह से हम लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत होती है। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखिएगा, आपके पास क्वेश्चन भी है इस पे बेस्ड। आगे है डेमोक्रेसी एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल पे डेमोक्रेसी। गिव अ थॉट, चलिए देखते हैं। अ लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग इन अ पॉलिटिकल पार्टी। जो लीडर है बेटा और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो डिसाइड करते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। फैमिली मेम्बर का मतलब क्या हो गया? मतलब जो मेंबर हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। मेजर डिसीजन इन फैमिली आर टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली और कलेक्टिवली बाय द फैमिली मेम्बर्स। अब सिंपल सी बात है, बताइए आपके घर में मान लीजिए 5 लोग हैं, ठीक है। ये आपके पापा हैं, ये आपकी मम्मी है और ये आपकी मम्मी है और ये आप छोटे भाई बहन हैं। मेजर डिसीजन कौन लेते हैं?
पापा लेते हैं, लेकिन पापा बाकियों की भी तो सलाह लेते हैं ना, तभी मम्मी से भी पूछते होंगे। तो सेम बोला है कि कलेक्टिवली लेते हैं या क्या, हेड ऑफ द फैमिली तो लेता है लेकिन बाकी से भी सलाह मशवरा करते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए। अ टीचर डो नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। अब ऐसा बताओ कि ऐसा है कि आपको टीचर क्लास में बोलती है कि क्वेश्चन मत बोलो, पूछो, आपको तो पूछना देते हैं क्वेश्चंस। In reality, a democratic decision involves consultation and consent of all those who are affected by that decision. डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक डिसीजन का मतलब क्या है, सबसे कंसल्ट करना, यानी कि सबसे मशवरा करना जो भी इस डिसीजन से अफेक्ट हो रहे हैं। मतलब हम ही तो अफेक्ट हो रहे होंगे। जैसे सिंपल सी बात मान लीजिए, आपका स्कूल चेंज करना है, डिसाइड कौन करता है स्कूल चेंज करना है, पापा डिसाइड करते हैं, लेकिन पूछते तो हैं आपसे भी कि आपको स्कूल अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, आपसे भी पूछा जाता है, मम्मी से भी पूछा जाता है, इसी वजह से, ठीक है। सो इन रियलिटी अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन, पढ़ लिया था हमने। इट मीन्स दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम इम्पोर्टेंस इन डिसीजन मेकिंग एज दोज हु आर पावरफुल। मतलब सेम, माना कि फ़ीस पापा ने देनी है, बट तब भी आपसे भी तो पूछा जाता है। माना कि आप पापा जितने पावरफुल नहीं हो, लेकिन तब भी आपसे पूछा जाता है। तो इस सेम तरीका बोला गया है कि जो पावरफुल है उसका भी डिसीजन मायने रखता है, एंड द वन हु इज़ नॉट पावरफुल हिज डिसीजन इज ऑल्सो कंसिडर्ड। दिस इक्वली अप्लाई टू द गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। और सेम चीज़ हर तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कि कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ और है। अब डेमोक्रेसी एंड सिटीजन, यानी कि जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसके लोग, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी डेमोक्रेटिक इन एनी आइडल डेमोक्रेसी। कह रहे हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अब डेमोक्रेटिक का मतलब हमने पढ़ लिया कि जो उससे अफेक्टेड हो रहा है सबसे सलाह मशवरा करना है, एक तरीके से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वट इफ़ डू सिटीजन्स कैन मेक अ डिफरेंस इन मेकिंग आर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। अब लेकिन क्या है, लेकिन हम सिटीजन्स भी तो कुछ कर सकते हैं, हम सिटीजन्स भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं। सिटीजन मतलब नागरिक। दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस टू फॉर डेमोक्रेसी। ये हमारी एक स्ट्रेंथ यानी कि हमारी प्लस पॉइंट भी और माइनस पॉइंट भी है। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर डू बट मेनली ऑन व्हाट वी द सिटीजन्स डू। कह रहे हैं ऐसा है जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा रूलर है, वो नहीं करता सब कुछ, हम भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं जो कर रहा है वो। सच टाइप ऑफ थिंग्स distinguishes and make democracy superior from other form of government like monarchy, dictatorship और one party rule and make citizen active and partner। और इस तरीके की जो differences है, distinguishes हैं, जो differences हैं, उससे क्या होता है, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छा बताती है। कौन कौन से? सबसे पहला है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजा का शासन, ठीक है। मतलब एक राजा होता है और राजा शासन करता है, राजा का बेटा शासन करता है उसके बाद, तो उसको मोनार्की कहते हैं। फिर आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन होगा वो डिसीजंस लेगा सारे के सारे, और पावरफुल होगा तो वो छोटे बंदे को थोड़ी ना पूछेगा, नहीं कुछ भी नहीं, जैसे हिटलर लगा लो। वन पार्टी रूल का मतलब क्या है, इलेक्शन तो होते हैं लेकिन एक ही पार्टी रहती है, ठीक है। एंड मेक सिटीजन एक्टिव एंड पार्टनर। और इस तरीके से क्या होता है, जो सिटीजन है वो एक्टिव रहते हैं और वो भी एक तरीके से पार्टनर रहते हैं। अब बेटा हमने क्वेश्चंस तो हमने वर्कशीट पूरी समझ ली अच्छे से। हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी ही क्यों, एंड डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव को रूल क्यों करते हैं, और हमने पढ़ा कि भाई डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करती है और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, हम भी तो कंट्रीब्यूट करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए उनको करते हैं। हु आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री। बताइए ज़रा, डेमोक्रेसी में जो हमने रिप्रेजेंटेटिव का पढ़ा था कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कह रहे हैं वो कौन है वो, तो बताइए कौन होते हैं वो? वही लोग होते हैं जिनको हम चूज़ करते हैं, जो हमारे बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, वही तो होते हैं। तो पीपल who is selected by citizens of the country through voting to represent them and take decisions on their behalf are elected representative. For example, ministers। मतलब वो लोग जिसको हम लोग वोट देते हैं और हम जिसको अपना नेता बनाते हैं, जिसको हम ये पावर देते हैं कि वो हमारे बेसिस पे, हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। जैसे कि मिनिस्टर्स, हम क्या करते हैं, जो हमारा मिनिस्टर है हम उनको अपॉइंट करते हैं, एक तरीके से हम उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं ना, हम उनको वोट करते हैं, ठीक है।
उसके बाद CM भी हो गए। आगे वाई पीपल आर रूल्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ओनली इन डेमोक्रेसी। कहा है डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बाय को क्यों बनाते हैं, सिर्फ वही रूल क्यों करते हैं, तो ये इसलिए होता है क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं और उनका फिज़िकली एक जगह पे बैठना, डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट होता है और ना उनके पास इतना टाइम होता है, ना इतनी डिज़ायर होती है और ना इतनी स्किल्स होती हैं। तो ये दोनों पॉइंट इसके आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। आगे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस डेमोक्रेटिकली। बोला है डेमोक्रेटिकली किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। सो अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। ठीक है, सब लोगों से अब कंसल्ट करना जो जो उस डिसीजन से अफेक्ट हो रहे हैं। It means those who are not powerful have the same importance in decision making as those who are powerful। मतलब जो पावरफुल है भी उसका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, वो भी उतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है डिसीजन लेने में, उतना पावरफुल होता है, और जो नहीं है वो भी रहता है। चलिए आगे पूछा है हाउ सिटीजन कंट्रीब्यूट इन मेकिंग अ बेटर कंट्री। अब बताइए जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, बताइए ज़रा। चलिए देखते हैं इसका आंसर भी। फोर्थ वाला आंसर है बाय वोटिंग फॉर द राइट रिप्रेजेंटेटिव, बाय टेकिंग द इनिशिएटिव टू मेक लोकल एंड नेबरहुड मोर लिवेबल, सिटीजन मेक कंट्री मोर लिवेबल। कह रहे हैं ऐसा है वोट देके भी बिल्कुल सही बंदे को वोट देके और एक अच्छा इनिशिएटिव लेके, हमारा भी तो इनिशिएटिव रहता है, सब जगह गंदगी पड़ी हुई है तो हम अच्छे सिटीज़न है नहीं है ना, हम लिवेबल कंट्री नहीं बनाई है हमने, हम खुद से ब्राइब कर रहे हैं, हम खुद से लोगों को हेल्प कर रहे हैं घोटाले करने में, तो वो चीज़ तो गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्पिंग टू मेंटेन प्लेग्राउंड और ग्रीन स्पेसेस, हमने क्या किया, पेड़ लगाए हैं। बाय वॉइसिंग एंड देयर फीलिंग एंड ओपिनियन एंड बाय उसके बाद क्या कर दिया, हमने बोला हमें कोई दिक्कत है तो हमने अपनी आवाज़ उठा के हम इस कंट्री को एक लिवेबल स्पेस बना सकते हैं, यानी कि एक जीने के लिए अच्छी जगह बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4। ये 4 आंसर्स यहाँ पे कर रखे हैं। आपको कुछ चेंजेस लगते हैं तो आप वो चेंजेस कर सकते हैं, और अगर आपको सेम नोट करके लर्न करने हैं तो आप सेम भी नोट कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम करेंगे SST हिंदी मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, अगर आपको और समझना है, अच्छे से समझना है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, रिवाइज़ हो जाएगा। और हिंदी मीडियम वालों अभी तो आपका काम शुरू होगा। चलिए शुरू करते हैं। सेम वर्कशीट हिंदी में कर रहे हैं, वही जो हम पिछली वर्कशीट में पढ़ रहे थे, हम लोकतंत्र के विषय में पढ़ रहे थे, तो लोकतंत्र का वही वर्कशीट, वही टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा लोकतंत्र का वृहत्तर। मतलब क्या है, हम आगे ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र के बारे में। पहले हमने ब्रीफ में पढ़ा था, आज हम डीप में पढ़ेंगे। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उनकी विशेषताएं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। मतलब हमने इसको अच्छे से पढ़ा और इससे हमें ये पता चला कि हम जनता में से अपना कोई प्रतिनिधि चूज़ करते हैं, प्रतिनिधित्व, और उस चुने हुए व्यक्ति का जो शासन होता है उसको हम कहते हैं लोकतंत्र। बिल्कुल सही बोला है। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसला लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधित्व के मध्य ही रहता है। मतलब ऐसा है कि भाई लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोक शासन नहीं चलता, लेकिन हमने क्या किया, हमने कुछ लोगों को, एक व्यक्तियों के समूह को हमने इकट्ठा कर लिया और हमने बोला कि ऐसा है, आप लोग हमारे बिहाफ पे, हमारी जगह पे फैसले लोगे। और वो जो बहुमत होती है उसी को हम क्या कहते हैं, किसके बीच में होती है, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं उन लोगों के बीच में ही होती है। अब बोला है प्रतिनिधियों के द्वारा ही क्यों शासन होता है भाई।
आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण अब देखिए, आपको पता है लोकतांत्रिक शासन में कितने सारे लोग हैं। अब सारे के सारे लोग बताइए ज़रा, एक जगह पे बैठ के एक डिसीजन ले सकते हैं, एक निर्णय ले सकते हैं? नहीं ले सकते। और अगर मान लो बैठ भी गए एक जगह पे और मान लो उन्होंने डिसीजन ले भी लिया, कोई फ़ैसला ले भी लिया, तो आपको लगता है हर व्यक्ति के पास इतना टाइम होगा? तो सबके पास ना ही इतना टाइम है, ना ही इतना समय है, ना ही इच्छा है और ना ही योग्यता व कौशल है। मतलब सबको थोड़ी ना सबके बारे में, चीज़ों के बारे में पता है, नहीं पता। तो इसी वजह से ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम अपना एक प्रतिनिधि चूज़ करते हैं, चुनते हैं, और वही हमारे बिहाफ पे, हमारी जगह पे फैसले लेता है। आगे बोला गया है विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र। चलिए, बोला है कि अलग अलग जगहों पे किस तरीके से लोकतंत्र रहता है। विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र की बात हो रखी है। एक नेता और उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही किसी एक पार्टी में के सारे फैसले लेना। अब देखिए, नेता और सारे के सारे जो पार्टी होती है, उसके जो लोग हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, फैसले लेते हैं। फिर आगे बोला गया है परिवार का प्रमुख फैसला घर का मुखिया अकेला लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं? ज़रा बताइए, आपके घर में कोई डिसीजन लेना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कशन चल रहा होता है, तो क्या लेता है, कौन लेता है फैसला? सब मिलके तो लेते हैं। चलिए मान लीजिए आपका स्कूल बदलना है, आपको किसी स्कूल में आपका दाखिला कराना है, तो किससे पूछा जाएगा? पापा तो करवाएंगे ही, मुखिया तो करेगा ही, बट मम्मी की भी सलाह ली जाएगी। आपसे भी पूछा जाएगा कि भाई आपका स्कूल चेंज कराना है, बताइए कौन से स्कूल में जाएंगे, ऐसा तो पूछ सकते हैं ना। आगे बोला गया है कक्षा में एक शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या उनकी बात बताने की इजाज़त न देना। ऐसा पॉसिबल है? क्लास में ऐसा तो नहीं होता, टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और अगर आपने हाथ खड़ा कर दिया तो टीचर आपको बताने भी देते हैं आंसर। वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति या फैसला लेना, यानी जो कमज़ोर व्यक्ति है उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का। तो सिंपल सी बात है, ऐसा है जो लोग उस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं उन सबकी स्वीकृति लेना, यानी कि उनसे परमिशन लेना क्या है, परमिशन लेना ज़रूरी है। अब चाहे वो कमज़ोर व्यक्ति हो, चाहे वो बहुत धनी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं होगा, स्वीकृति सबकी लेनी पड़ेगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे कि वो गरीब है, अमीर है, कमज़ोर है, ताकतवर है। यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संस्थान पर भी इसी तरह लागू होती है, हर जगह सेम ही रहता है। लोकतंत्र और नागरिक। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या ख़राब बनाने में मदद करता है। यहाँ लोकतंत्र की ताकत है और यही कमज़ोरी भी। बोला है ऐसा है, लोगों का भाई लोकतंत्र के अंदर क्या लोग रहते हैं, वही प्रतिनिधि डिसीजन लेता है जिसको हम चूज़ करते हैं, जिसको हमने नेता बनाया है। तो भाई नागरिकों की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नागरिकों का भी तो कुछ है, हमें अपना अच्छा बुरा पता है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यदि मान लीजिए सरकार तो बहुत अच्छे से काम कर रही है लेकिन हम ही निठल्ले हैं, तो बताइए चलेगी सरकार? अच्छे से नहीं चल पाएगी। इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या एक दल की शासक व्यवस्था से अलग और बेहतर करती है तथा नागरिकों को अधिक सक्रिय और भागीदार बनाती। कहा है, अगर हम अपने अधिकारों के लिए सचेत रहेंगे और सिर्फ अधिकार नहीं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, उनके लिए भी सचेत रहेंगे, तभी हम एक अच्छा लोकतंत्र बना सकते हैं। फिर कहा है कि भाई इसी से जो लोकतंत्र है वो सबसे अच्छा होता है। राजशाही का मतलब क्या होता है? राजा का शासन, जिसमें राजा शासन करता है, जो राजा की मर्जी आती है वही करता है, राजा का बेटा उसके बाद राजा बनता है। तानाशाही का मतलब होता है जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति होगा उसका शासन होता है। और एक दल का शासन मतलब होता है कि सिर्फ एक ही दल है वो ही आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, आप ना हो कि सिर्फ एक ही होती, तो एक ही है तो हमको एक ही चूज़ करनी पड़ती, ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे पास, तो उसको हम बोलते हैं एक दल का शासन। और इसी से हम इन सब से लोकतंत्र सबसे अच्छा है, इसका कारण यही है। अब हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा, अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, चलिए उनके उत्तर देखें। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो बताइए कौन होते हैं? चुने हुए प्रतिनिधि वे व्यक्ति होते हैं जिनको हम
अपने लिए, हमारे लिए, यानी कि अलग अलग फैसले लेने के लिए चुनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको ही हम प्रतिनिधि कहते हैं। चलिए देखिए आंसर। देश में नागरिकों द्वारा उनका प्रतिनिधित्व करने और उनकी ओर से निर्णय लेने के लिए मतदान के माध्यम से चुने गए व्यक्ति निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि मंत्री, हम चूज करते हैं उनको। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधित्व के द्वारा ही शासन क्यों होता है? बताइए, जिसको हम चूज करते हैं, जिसको हम चुनते हैं, वही शासन क्यों करते हैं? तो यहाँ लिखा है क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोकतंत्र, भाई बहुत सारे हमारे देश में लगा लो कितने लोग होंगे, सारे के सारे लोग बैठ के सामूहिक फैसला ले, बड़ी दिक्कत वाला काम है। अब चलो मान लो बैठ भी गए तो सबके पास टाइम नहीं है, सबकी इच्छा भी नहीं हो सकती, सबके पास योग्यता या कौशल भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों पॉइंट आपके आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर हैं दोनों पॉइंट, मैंने यहाँ लिख दिए हैं। लोकतांत्रिक तरीके से फैसला लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट करिए। तो लोकतांत्रिक तरीके से फैसला लेने की प्रक्रिया क्या है? लोकतांत्रिक होनी चाहिए। जो काम हम करते हैं वह हमारे देश के लोकतंत्र को भी अच्छा खराब बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। लोकतांत्रिक निर्णय में उन सभी के से परामर्श और सहमति शामिल होती है जो उस निर्णय से प्रभावित होते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग शक्तिशाली नहीं हैं उनका निर्णय लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शक्तिशाली का है। यह समान रूप से सरकार या परिवार या किसी अन्य संस्थान पर भी लागू होता है। तो बोला है कि भाई सबकी सहमति लेनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है सिर्फ उसी का लेंगे। हम चाहे शक्तिशाली है चाहे नहीं है, सबका निर्णय ज़रूरी है। ठीक है, आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए नागरिक क्या क्या कर सकते हैं? ज़रा बताइए, लोकतंत्र को अच्छा बनाने के लिए नागरिक क्या कर सकते हैं? आपको पता है हम अच्छे व्यक्ति को वोट दे सकते हैं, और सबसे पहले वोट देना चाहिए। अगर हम अच्छे नागरिक हैं तो हमको वोट देना चाहिए। उसके अलावा सही प्रतिनिधित्व के लिए मतदान करके, अपनी स्थानीय और पड़ोस की अधिक नागरिक बनाने के लिए पहल करके, देश को और अधिक जीवंत बना के, मतलब ऐसा है कि हम वोट करेंगे और अपने आस पड़ोस को अच्छा बनाएंगे, ताकि अगर हमारे आस पड़ोस की जगहें बेटर होंगी, हमारी सिटी बेटर होगी, तो भाई इस तरीके से हमारा राज्य अच्छा होगा और राज्य के साथ साथ हमारा देश भी अच्छा होगा। उदाहरण के लिए खेल के मैदान या हरे भरे स्थानों को बनाए रखने में मदद करने और अपनी भावनाओं और विचारों को आवाज़ देकर नागरिक एक बेहतर लोकतंत्र बनाने में योगदान कर सकता है। ठीक है, हम अपने आसपास को साफ़ सुथरा रखें, अपनी आवाज़, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम आवाज़ उठाएं, खुद के साथ भी गलत ना होने दें और किसी और के साथ भी गलत ना होने दें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेहतर लोकतंत्र बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मैं आशा करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलेंगे हम कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।